हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मॉक टेस्ट की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे बच्चों ने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया और ये बोला कि सर इस मॉक टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कराते चलिए, इससे हमारी प्रिपरेशन भी होती जा रही है। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने वापस से 10 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। डेली आपको मॉक के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए, प्रिपेयर करिए, याद करते रहिए और देखिए कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा। और जीटी में अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमने एक वीडियो बनाए हैं जीटी में कैसे 250 मार्क्स को स्कोर करें, मतलब फुल मार्क्स कैसे पाएं। तो वो इस वीडियो को देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं जिससे आप जीटी में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। और पहला क्वेश्चन ये है हमारा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज, इनमें से पहला इंडिया का चीफ जस्टिस कौन था। अगर आप ये देखें, अगर आप, तो ये क्या है, फर्स्ट। और फर्स्ट जो है आपका इस कैटेगरी में आता है, उसे कहते हैं हम सुपरलेटिव कैटेगरी। और अगर आपको सुपरलेटिव कैटेगरी समझ में आती नहीं है क्या होता है सर सुपरलेटिव कैटेगरी, तो आप हमारा सिलेबस का या और पीवाईक्यू का डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। पीवाईक्यू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, फर्स्ट, डीपेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो ये जो कैटेगरी होती है, ये वो कैटेगरी होती है आपकी मॉक सुपरलेटिव की। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं तो पीवाईक्यूज को देख के देखें, उसके अंदर क्वेश्चंस को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सीयूटी जो है आपसे जीटी में जीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है और आपको कैसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप सिलेबस को डिटेल में समझें। आपको समझाने के लिए ही ये सारी चीजें डिटेल में एनालिसिस की गई हैं और हमने जो है उसके वीडियो भी डाल दी है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। लौट के आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था। HR खन्ना, SM सीकरी, PB गंजेद्रकर, HJ कानिया। ठीक है, तो सही जवाब क्या है। सही जवाब है डॉक्टर ऑप्शन डी HJ कानिया। ठीक है ना, ऑप्शन डी HJ कानिया। 1950 के अंदर इनको पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था। और एक यहां से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा की तरह जो मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में भी देता हूं, अगर आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर भी मैं करंट को जीके से रिलेट करके ही पढ़ाता हूं, तो आप उसको देखिए। और यहां पे भी मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये देता हूं कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज के रिटायरमेंट एज क्या है, 65 ईयर्स। एक सुप्रीम कोर्ट का जज कितने साल पे रिटायर होता है, 65 ईयर्स पे होता है। और हाई कोर्ट का जज कब रिटायर होता है, हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है 62 ईयर्स में। ये मिस्टेक ना करना, ये सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है 65 ईयर्स में और हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है 62 ईयर्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, concept of panchayati raj system refers to a system of national government administration, local self government, judiciary system in India, educational administration in India। ठीक है ना, तो पंचायती राज, पंचायत जो आई थी वो आपकी कहां आई थी, ग्राउंड लेवल पे आई थी, ग्राम सभा लेवल पे आई थी। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी पंचायत को। और ग्राउंड लेवल का क्या है मतलब हो गया, ग्राउंड लेवल का मतलब हो गया लोकल लेवल पे, और लोकल लेवल का मतलब क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ग्राम सभा वो बॉडी है जो लोगों द्वारा खुद चुनी जाती है। ठीक है ना, वो लोग मिलकर काम करते हैं, इसीलिए क्या हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पंचायती राज का जो सिस्टम है वो क्या है, पंचायती राज का सिस्टम है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और रिपन, लॉर्ड रिपन, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें है लॉर्ड रिपन, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही इन्होंने क्या किया था, चीजों को डिसेंट्रलाइज किया था, लोकल लेवल पे लेके गए थे। और ऐसा करने वाले स्टार्टिंग में कौन थे, इन्हें बोला गया लॉर्ड रिपन को। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सीयूटी के हिस्ट्री सेक्शन में आपसे सवाल पूछा सकता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन था, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे हमारे
लॉर्ड रिपन, हमारे तो खैर नहीं थे पर लॉर्ड रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही सारे क्वेश्चंस हैं जो सीयूटी के प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हैं, तो आपको ये सब जानना जरूरी है। डीपीएसपी, लीगली इन्फोर्सेबल राइट्स, नॉन इन्फोर्सेबल गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी क्या है? एक आपकी स्टेट के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे संविधान ने वेलफेयर अप्रोच के लिए, वेलफेयर एक कल्याणकारी समाज बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए हमारी सरकारों को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो दिशा निर्देश एक एडवाइस है कि आपकी सरकार किस हिसाब से कुछ पॉलिसीज बनाएगी जिससे लोगों को वेलफेयर पहुंचेगा। जैसे आप ये समझिए कि अमीरों और गरीबों के गैप को कम करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार की। लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मतलब रोजगार देना, ये किसकी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी? सरकार की। अगर एक काम के अंदर महिला काम कर रही है और पुरुष काम कर रहे हैं तो दोनों को यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, मतलब समान कार्य, मतलब एक जैसा काम करने के लिए बोथ आदमी और औरत उन दोनों को सेम पेमेंट मिलना चाहिए। ये सब इंश्योर करना किसका काम है? ये सब काम है गवर्नमेंट का। और ये एक दिशा निर्देश है, मतलब ये एक रिकमेंडेशंस हैं, पर ये बाइंडिंग नहीं है कि सरकार इसी हिसाब से काम करेगी, क्योंकि सरकार जो है हमेशा रिसोर्सेस, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। पर एक ये आइडियल सिचुएशन है, आइडियल चीजें हैं जिधर एक कंट्री को मूव करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? नॉन इन्फोर्सेबल, मतलब इन्फोर्सेबल का मतलब ये होता है जिसे अगर इन्फोर्सेबल का मतलब ये होता है कि कानून उसको लागू किया जाना चाहिए और अगर वो इन्फोर्स नहीं होता तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब क्या हुआ? सरकार को जब उचित लगेगा, सही समय लगेगा, तब वो उसके लिए कानून बना सकती है और उसके पहले वो बाध्य नहीं है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पर वो किसके अंदर है? डीपीएसपी के अंदर, मतलब एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कंट्री किधर मूव करनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अब तक इंडिया में नहीं आया क्योंकि ये जिस चीज के अंदर है वो नॉन इन्फोर्सेबल है, मतलब जिसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी। बढ़ते हैं आगे। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस बाय विच बॉडी इन 2015? तो 2015 में कौन सी ऐसी बॉडी बनाई गई जो कि प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी बॉडी थी? नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो प्लानिंग आयोग को जैसे ही मोदी जी आए थे, उन्होंने 1950 में बनी थी ये बॉडी, और उन्होंने इसको क्या किया? कैंसिल कर दिया और एक नई बॉडी बनाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम कहते हैं नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन ने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया हमारी नीति आयोग ने। और ये कब रिप्लेस किया? 2015 में। तो यहां से आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग बना इन 2015। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 अक्टूबर 1949, 1 अप्रैल 1950। ठीक है, तो ये वही दिन है जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली इन्फोर्स कर दिया था। ठीक है, और वो कौन सा है? वो है हमारा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था। ठीक है, इन्फोर्स कर दिया था, और इसीलिए हम क्या मनाते हैं उस दिन? हम उस दिन मनाते हैं रिपब्लिक डे। हमने ये मान लिया था कि भारत का जो सर्वोच्च और सबसे पहला नागरिक होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको रिकॉग्नाइज किया गया होगा, इसीलिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है ना, रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? 26 जनवरी 1950 को। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के जो हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो है अलग से गवर्नमेंट लिखती है कि कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारे संविधान में नहीं हो सकता, आपको भी समझना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी मिनिस्ट्री होगी, भाई कोई भी नई मिनिस्ट्री बन सकती है, तो ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको कोई नई मिनिस्ट्री बनानी है कि नहीं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाई इस सरकार ने, कौन सी बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, नाम चेंज किया, तो ये सारा काम है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं लिखी, ठीक है। कौन कौन सी नेशनल हॉलीडेज है, इससे क्या मतलब है, कौन कौन सी नेशनल हॉलीडेज है, ये भी सरकार तय करती है। पर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज कहां लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज लिखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमारे मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहां लिखे हैं, वो लिखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और हमें सारे राइट्स हमें कौन देता है, फंडामेंटल हमें देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ हमारी भी ड्यूटी है उसके प्रति, तो वो कहां है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इस हिसाब से था कि अगर आपको क्वेश्चन का कोई मतलब भी नहीं पता, पर इतना पता है कि फंडामेंटल राइट्स कहां से मिलेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। नेशनल, इसमें से बेस्ट चुनना है नेशनल। अगर आपको नहीं भी पता है इन तीनों के बारे में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि नहीं, पर ये जरूर पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही है। और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, 1990, 1993, 1995, 1998, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 1993। नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993 ने बोला कि एक बॉडी होनी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होने पर, जहां जो भारत के नागरिक हैं उस बॉडी में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके लिए एक बॉडी बनाई गई, उसका नाम क्या रखा गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से अपनी पावर्स को डिराइव करता है। इसके पास जो है एक कोर्ट, सिविल कोर्ट की पावर होती है, जिसमें वो लोगों को बुलवा सकता है और अपने सामने खड़ा कर सकता है और उनसे पूछ सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि भाई आप जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, आप इसके लिए जवाबदेह हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट के वायलेशन से बचने के लिए, या फिर अगर किसी को कोई ग्रीवियांस है, उसके लिए बॉडी कौन सी बनाई गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कब बनाया गया, 1993 के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव, ठीक है ना। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव किस लिए है, ठीक है ना। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव किस लिए है, भारत में बनाओ। भारत में बनाने का क्या मतलब है, भारत में मैन्युफैक्चर करो, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, चलो, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया, सीधे सीधे भारत में बनाओ। भारत में चीजों को बनाने का मतलब है भारत में चीजों को मैन्युफैक्चर करो, और मैन्युफैक्चर करने का मतलब यह है कि अपने यहां ही चीजें बने, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया, ये सारी चीजों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए क्या लेकर के आए हैं, मेक इन इंडिया, भारत के अंदर ही बनाना है, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये बताइए कमेंट करके कि मेक इन इंडिया स्कीम किस साल आई थी, किस ईयर में ये लॉन्च हुई थी। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मेक इन इंडिया स्कीम किस ईयर में लॉन्च हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The governor of RBI is appointed by President of India, Prime Minister of India, Parliament of India, Chief Justice of India। तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है,
लास्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कहां लोकेटेड है? तो यूनाइटेड नेशन पहले हम जान लेते हैं कि कब बना था। तो यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 में, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूएन डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक है ना, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को हमारा क्या बना था? यूनाइटेड नेशंस बना था। और यूएन के मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स कहां है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। और एक अगर आप देखो यूनेस्को, इसीलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस है। मैंने जैसे ही बोला कि यूएन के मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स कहां है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, तो यूनेस्को मैंने तुरंत बता दिया कि आपको याद रहे कि एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। और भी है पर ये जरूर याद रखना है, जैसे यूएनईपी भी लिख लो अगर आप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहां है? स्पेन, मैड्रिड। पर अभी फिलहाल के लिए आपको दो ये याद रखने हैं कि यूनेस्को का कहां है? पेरिस, यूएनईपी का कहां है? नैरोबी, और यूएन का कहां है? न्यूयॉर्क सिटी। तो ये हमारे आज 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आप इनको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए और इनको मॉक टेस्ट की सीरीज के कंटिन्यूएशन में ही देखते रहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स की डेली क्लास होती है हमारी 6:30 to 7:30। आप उसमें आइए, जुड़िए, पढ़िए, और आपको जो भी डाउट है आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 6394487896। इस पे कॉल करिए, इस पे मैसेज करिए, और जो भी डाउट है आप जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के, जिसके अंदर हम फिर कुछ मॉक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे मॉक कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते करते आपके पास हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आप डेली इस वीडियो को देखें, और इसको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जो मैंने आज का क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय।